सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। जब 5 राज्यों के चुनाव चल रहे थे उसी समय पर यह आशंका व्यक्त की जा रही थी कि जिस प्रकार से दुनिया में उथल पुथल हो रही है, इसका प्रभाव चुनाव खत्म होते ही हमारी जेब पर पड़ने वाला है। रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध था, पेट्रोल डीजल के संदर्भ में क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे थे, पर भारत में कोई तेल कंपनी ये बताने के बावजूद भी कि हम तो बाजार के अनुसार फैसले लेते हैं, 1 पैसे का दाम भी तकरीबन 150 दिन तक नहीं बढ़ाया। लेकिन चुनाव खत्म हुए, सरकारें गठित हुई और तेल की कीमतें बढ़ने का सिलसिला चालू हो गया। लेकिन मामला केवल तेल की कीमत तक नहीं है। पिछले कुछ समय से हर तरफ महंगाई उछल रही है, कूद रही है। जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है जहां पर दाम बढ़ नहीं रहे हैं, चाहे वो किराना के संदर्भ में हो, चाहे वो भवन निर्माण के संदर्भ में हो, चाहे वो यातायात के साधन के तौर पर हो। कुल मिलाकर हर तरफ कीमत बढ़ रही है, लेकिन इसके मुकाबले में आमदनी नहीं बढ़ रही है। इसी पर हम बात करेंगे। देश की सरकार ये बताती है कि वह गरीबों के कल्याण के लिए बहुत कुछ कर रही है। सरकार ये भी बता रही है कि जब से कोरोना काल है, हम लोगों को जो गरीब हैं, विपन्न हैं, गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनको मुफ्त राशन पिछले 2 साल से उपलब्ध करा रहे हैं। निश्चित रूप से बड़ी मदद है। जो उच्च वर्ग है वह तो उच्च वर्ग ही है, उसके पास कमाई है, कमाई के अनुसार महंगाई अगर हो भी जाती है तो बहुत फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इन सब के बीच में इस देश में एक और वर्ग है जिसे हम मध्यम वर्ग के तौर पर जानते हैं। उसकी किसी को चिंता नहीं है, ना सरकार उसके विषय में विचार करती है, ना ही कोई और। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस वर्ग की चिंता करेगा कौन, इस वर्ग के साथ सरोकार रखेगा कौन, इस वर्ग के दुख दर्द को दूर करने के लिए प्रयास करेगा कौन। इसी पर हम बात करेंगे। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराएं। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र माओ का दिया हुआ है। उन्होंने कहा था कि हमें कठिनाइयों को मानना चाहिए, उनका विश्लेषण करना चाहिए और उनके विरुद्ध संघर्ष करना चाहिए। तो सबसे पहले जरूरत है कठिनाई को मानने की। देश में जो सरकारें हैं उनसे जुड़े हुए लोग तो बयान देते हैं कि महंगाई एक कुल मिलाकर मानसिक अनुभूति है। अब इस प्रकार के विचार के साथ में अगर बात की जाएगी तो समाधान की उम्मीद कैसे रहेगी, ये सवाल मन में कौनता है। इस सवाल के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जिसका हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान मेरे साथ में हैं। मेरे साथ में सूरजभान कटारे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तमाम जिम्मेदार पदों पर रहे हैं, अभी भी जिम्मेदार पद पर हैं। उस दल के साथ जुड़े हुए हैं जिसके हाथ में देश की हुकूमत पिछले 8 साल से है। मेरे साथ में विंग कमांडर पूर्व अनुमा आचार्य जी हैं, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की। देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है। लगातार महंगाई को लेकर उनके नेता राहुल गांधी ट्वीट के माध्यम से आवाज बुलंद करते रहते हैं। और इन सबके बीच में वित्तीय स्थिति पर रोशनी डालने के लिए बतौर अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जी भी मेरे साथ में हैं। चर्चा की शुरुआत मैं अनुमा जी से ही करता हूं। और अनुमा जी, आपसे जानना चाहूंगा, देश के वर्तमान में जो हालात हैं, सरकार का कहना है सब कुछ काबू में कर रखा है, कोई चिंता करने की बात नहीं, भरोसा कर रही है या आपकी कुछ असहमति है इस पे? हिमांशु जी नमस्कार। सरकार अगर चाहे तो बहुत कम वक्त में एक बहुत बड़ी आबादी को गरीब बना सकती है जी। उनकी बचत, खपत और कमाई तीनों कम कर सकती है, जो हमारे देश में पिछले 2 सालों से तो साफ दिखने लगा है। लगभग 97% जो हमारे देश की आबादी है वो पहले से ज्यादा गरीब हुई है, कमोबेश, किसी को कम किसी को ज्यादा जी। और उनको ऊपर लाने में बहुत वक्त लगता है। एक शब्द है, आपने सुना होगा, वैसे मैं बहुत एक्सपर्ट तो नहीं हूं, लेकिन स्टैगफ्लेशन एक शब्द है। स्टैगफ्लेशन आप जानते होंगे, पर वो इकोनॉमी की वो अवस्था होती है कि जिसमें आर्थिक तरक्की की जो रफ्तार है वो सुस्त पड़ जाती है, बेरोजगारी और महंगाई अपने चरम पे होती है। और वही हमारे साथ हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जैसे ही चुनाव हुए, क्योंकि हमारे यहाँ प्राइसेस जो बढ़ती हैं वो चुनाव पर निर्भर होता है, बाकी जगह में कोई और फैक्टर काम करता हो, लेकिन हमारे यहाँ चुनाव ही काम करते हैं। आपने पहले ही बोला अपने प्रोग्राम में। तो जैसे ही चुनाव खत्म हुए, पहले हमने देखा एयर टर्बाइन फ्लूइड पहली बार 1 लाख पर किलोलीटर को क्रॉस करके चला गया। उसके बाद आपने देखा कि जो थोक डीजल था उसके दाम बढ़े और फिर एलपीजी के बढ़ गए। इसके अलावा आप इतने दिनों से देख रहे हैं कि जब सरकारें अपने दाम नहीं बढ़ा रही थी पेट्रोल डीजल के, उस समय यूनिलीवर ने
17%, 2 से 17% तक अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाए, चाहे आप टूथपेस्ट ले लीजिए, सोप ले लीजिए, डिटर्जेंट ले लीजिए, मैगी ले लीजिए, और अब तो ब्रेड और दूध के दाम भी बढ़ गए जी। तो दिक्कत यह है कि ये सब अच्छा। और दूसरी चीज जो है, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे यहाँ अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ रही है, यानी कि मध्यम वर्ग तेजी से घट रहा है जी। मध्यम वर्ग के लोग जो है वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। और तो 84% लोग जो है उनकी आमदनी कम हुई है, बेरोजगारी की दर हम जा नहीं रहे हैं, ये सारा कुछ जान रहे हैं। तो जहां एक तरफ सरकार चुनाव दर चुनाव तो जीत रही है और लोगों के इमोशंस से खेलकर जीत रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर सरकार को इतनी सफलता मिली है, इतनी ज्यादा सफलता मिली है, तो सरकार का ये कर्तव्य बनता है देश के लोकतंत्र के लिए, लोगों के लिए, कि दामों को कम से कम कंट्रोल में रखे और महंगाई जो है उसको अपने काबू में रखे। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है। हनुमा जी ने एक टिप्पणी की, मैं सवाल कर रहा था जब कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा था कि आखिर महंगाई के संदर्भ में मध्यम वर्ग की चिंता करेगा कौन। रास्ता मुझे हनुमा आचार्य जी ने बताया कि चिंता सरकार करेगी, वह पहले मध्यम वर्ग को गरीबी की रेखा के नीचे लेके आएगी और फिर उसकी चिंता करेगी। आगा जी, थोड़ा इस दृष्टि से आप कुछ रोशनी देंगे कि जा कहाँ रहे हैं हम? क्या वाकई एक तरफ दावा किया जाता है कि हम तो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, किसकी कीमत पर? उस इकोनॉमी का करेंगे क्या हम, जब हमारे यहाँ पर जो लोग हैं उसमें कुछ लोग ही अमीर रह जाएंगे, बाकी सब गरीब रह जाएंगे, मध्यम वर्ग खत्म ही हो जाएगा। ये स्थिति डराती नहीं है आपको? डॉक्टर साहब, आपने बहुत सही बात कही है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारे लिए तभी फायदा देगी अगर इंक्लूसिव ग्रोथ होगी जी। हर व्यक्ति, लास्ट माइल पर्सन को जब तक फायदा नहीं होगा, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का कोई फायदा नहीं है। और लास्ट माइल व्यक्ति से क्या मतलब है? वो व्यक्ति, मेरा वो भाई मजदूरी करता है, मेरा वो भाई रिक्शा चलाता है, मेरी बहन घर में पार्ट टाइम काम करती है, उन सब की जब तक तरक्की नहीं होगी तब तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का कोई फायदा नहीं। एक आकाश जिंदल के पास अगर 25 लाख की जगह 35 लाख की गाड़ी आ गई और इकोनॉमी 5 ट्रिलियन पहुंच गई, तो दैट इज यूजलेस ग्रोथ। ग्रोथ डॉक्टर साहब वही होती है जो इंक्लूसिव ग्रोथ होती है। अब आगे आ जाती है बात जो मेरी बहन अनुमा जी ने की है। कांग्रेस पार्टी की मैं बहुत इज्जत करता हूं। मेरी बहन ने एक टर्म यूज की है, स्टैगफ्लेशन। पहले तो मैं इकोनॉमिस्ट हूं, मेरी ड्यूटी है कि उस टर्म की जो डिटेल्स बताऊं। स्टैगफ्लेशन का मतलब ये होता है, एक तरफ तो स्टैग्नेट कर जाए इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ ना हो, और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन हो जी। यहां पे कॉन्ट्रडिक्शन क्या है कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है जी। इस साल का डेटा भी जो ग्लोबल एजेंसीज एक्सेप्ट कर रही है, 9.2% की एक्सपेक्टेड ग्रोथ है, और ऑलरेडी 3 क्वार्टर्स की ग्रोथ हमारे सामने है। तो स्टैगफ्लेशन में हम नहीं है। जहां तक सरकार से उम्मीद की बात है, बिल्कुल लोग सरकार से उम्मीद नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? सरकार की ड्यूटी है लोगों को जो है, चाहे ग्लोबल सिचुएशन कैसी भी हो, लोगों को रिलीफ पहुंचाना सरकार की ड्यूटी है। अब पहले तो ग्लोबल सिचुएशन बता दूं। देखिए, 2 साल से ग्लोबल इश्यूज की वजह से देश के आम आदमी को दिक्कतें आई हैं। पहले कोरोना की वजह से, जैसे आपने शुरू में क्या कहा कार्यक्रम में, कोरोना की वजह से लोगों की कमाई कम हुई जी। अब एक तरफ तो कमाई कम चल रही थी, दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से प्राइसेस बढ़ने लगी और इन्फ्लेशन बढ़ गई। एंड यू आर वेरी राइट डॉक्टर साहब, एक तरफ तो जेब में कमाई कम है, खर्चा उसके बाद बढ़ने लग जाए तो बहुत तकलीफ होती है। और मैं ये मानता हूं, सरकार का डेफिसिट बढ़ जाए तो बढ़ जाए, लेकिन आम आदमी का डेफिसिट नहीं बढ़ना चाहिए। बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव बात करते हैं सरकार के डेफिसिट की, मैं बात करता हूं आम आदमी के डेफिसिट की। आम आदमी की कमाई अगर 50 की 40,000 हो गई, मैं 10 सेकंड और आपकी इजाजत से मांगूंगा डॉक्टर साहब। 2 तरीके में सरकार को सजेस्ट करना चाहूंगा जी। पहला तो यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, मानता हूं मैं, $112 पर बैरल है, मेरा फील्ड है, बहुत देर तक बोल सकता हूं उस पर। बट यहां सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए सेंट्रल एक्साइज कम करे, स्टेट्स को चाहिए वैट कम करे। दूसरा, रशिया से जो सस्ता क्रूड मिलने की हमें उम्मीद है जी, जिसके अंदर इंश्योरेंस कवर और फ्रेट शायद फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकता है, वो हमें लेना चाहिए। हमें यूएस की सैंक्शंस की परवाह नहीं करनी चाहिए। जब आप मौका देंगे तो उसके ऊपर डिटेल में आऊंगा, तो उसमें डिटेल में आएंगे। लेकिन मैं सूरज भान जी आपके पास जानना चाहता हूं, सरकार की ये कौन सी मानसिकता है? आम आदमी की कमाई भले ही परिस्थितियों के चलते प्रभावित हो, आपकी सरकार की मानसिकता हमारी कमाई में बाल बराबर का फर्क नहीं आना चाहिए। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अभी डाटा आया इनकम टैक्स के संदर्भ में, बताया गया
कि पिछले साल के मुकाबले 48% ग्रोथ हुई है टैक्स में। मतलब सरकार का राजस्व तब भी बढ़ा जब आम आदमी की कमाई घटी। अभी क्रूड के ऑयल के संदर्भ में भी बात आ रही है, दाम बढ़े पर सरकार अपनी कमाई को नहीं घटाना चाहती। आज समझना चाहता हूं कि आखिर इस देश में सरकार कौन सी है? लोकतांत्रिक सरकार है, लोक कल्याणकारी सरकार है, या एक मुनाफाखोर कंपनी है जिसको हर परिस्थिति में केवल मुनाफा चाहिए? थोड़ा रोशनी देंगे सूरज भान जी, आप तो आम आदमी से जुड़े हुए नेता हैं, थोड़ा हमारी तकलीफ को महसूस कर पाएंगे? देखिए, मैं बता दूं कि आपका जो विषय है, गंभीर विषय पे हम लोग बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का मैं नेता भी हूं और भारत सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, जो कि देश की लगभग 80, 85, 90 करोड़ आबादी को हम कहीं न कहीं से टच करते हैं, चाहे अनुसूचित जाति के लोग हों, पिछड़े वर्ग के लोग हों या थर्ड जेंडर के लोग हों, उनको हम लोग संबोधित करते हैं। उसमें भी मैं माननीय सदस्य हूँ जी। देखिए कि सरकार का जो विषय है, समय समय पर, चाहे जब पहला बजट पेश किया हमारी निर्मला सीतारमण जी जो वित्त मंत्री हैं जी, और दूसरा बजट अभी लेकर आपके समक्ष आए ही हैं, जो पूरे देश में बजट का सेशन चला हुआ है, हाउस चला हुआ है जी। सरकार की मंशा है कि वास्तविक रूप से जो मुनाफाखोरी है वह खत्म हो और कहीं न कहीं इससे जो एक्चुअलिटी में आम आदमी, गरीब आदमी, सामान्य आदमी, जो देश की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा है जी, वह हिस्सा जो टैक्स पे भी है, उसको सरकार जितने ज्यादा बेनिफिट दे सके, जितने ज्यादा उसको लाभ दे सके, जितना ज्यादा फायदा उसको दे सके, समय समय पर हमारी माननीय वित्त मंत्री जी का यह विषय रहा है जी। और देश के सम्मानित प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब ने जब भी अपने फाइनेंशियल इशू पर, बजट के विषय पर अपनी बात रखी है, तभी देश की आबादी के बड़े हिस्से को, सामान्यतः मैं कहूं कि कई विषय इतने गंभीर रहे, उन सारे विषयों को कहीं कहीं टच किया है। आप चाहे हमारे पहले बजट, दूसरे बजट या मोदी 1, मोदी 2 के बाद में हमारा दूसरा तीसरा बजट आपके समक्ष आ गया है, आप उसमें देखेंगे बदलाव कई तरीके के हुए हैं। अब कई मित्र मुझे कह रहे थे कि महंगाई की दर कहां से कहां चली गई है। आप हालांकि बीच बीच में कई विषय रहे, क्रूड ऑयल का भी विषय हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, एक मेरे सम्मानित मित्र भी अभी आपके समक्ष उस विषय को लेकर बात कर रहे थे। देखिए कि ऐसा नहीं है कि सरकार ने आंखें मीच रखी, सरकार की आंखें पूरी तरह खुली हुई हैं। जब भी अवसर मिला है, अगर बढ़ाने के अवसर मिले हैं तो बढ़ाने की बात हुई है, घटाने के अवसर मिले हैं तो उनमें भी कोई कोताही नहीं बरती गई है। समय समय पर वो अवसर मिले हैं तो आप देखेंगे कि ऑयल के दाम घटे भी हैं। मैं बीच में रोकता हूं सूरज भान जी, आपको, मेरे पास डाटा है, आप पिछले 8 साल से सरकार में हैं। 8 साल में आपने पेट्रोल और डीजल के ऊपर टैक्स 13 बार बढ़ाया है और कुल 4 बार घटाया है। पहली आंकड़ा तो यह है, और दूसरा आंकड़ा यह है कि जब आप सरकार में आए थे उस समय पेट्रोल पर टैक्स लगता था एक्साइज ड्यूटी के तौर पे 9 रुपये 48 पैसे और डीजल पर लगता था 3 रुपये 56 पैसे। और आज का आंकड़ा है कि आप टैक्स लेते हैं 9 रुपये 48 पैसे की जगह पे 27 रुपये 90 पैसे, 28 रुपये वसूलते हैं आप टैक्स एक्साइज ड्यूटी के तौर पे। डीजल के संदर्भ में 21 रुपये 80 पैसे, लगभग 22 रुपये, जो पहले मात्र 3 रुपये 56 पैसे था, अर्थात 4 रुपये। इस कदर आप कमाई करने के लिए लालायित हैं। तब लालायित हैं जब आम आदमी त्राही त्राही कर रहा है। आपके डीजल का 1 रुपये दाम पड़ता है ना, आम आदमी के घर की रसोई में आग लग जाती है। आप उस तथ्य को जानते हैं क्योंकि आप तो जनता के बीच के नेता हैं। आपसे जानना केवल इतना चाहता हूं कि कठिन दौर में आम आदमी को आप लोग परामर्श देते हैं, थोड़ा संयम रखिए, धैर्य रखिए, संभल कर चलिए, पर ऐसे कठिन दौर में आप अपने लिए ये मुनाफे के जो रास्ते खोल रखे हैं, उसके बाद कहते हैं कि हम मुनाफाखोरी नहीं होने देना चाहते। भरोसा नहीं होता। कुछ कहेंगे आप?
देखिए, मैं समझ रहा हूं कि आपकी जो भावनाएं हैं वो देश की 125 करोड़ लोगों की भावनाओं से आप बात कर रहे हैं। सम्मानित रूप से ये विषय आपने रखा, बहुत गंभीर विषय है। मैं इसमें ऐसा कोई तर्क नहीं रखना चाहूंगा कि जिससे कि मुझे लगे कि कुछ उलझन हो। मैं जो स्पष्ट रूप से आपको कहना चाहता हूं, देखिए कि बढ़ाने के अवसर हम लोगों को अगर दर्जनों बार मिले हैं तो 4-5 बार हम लोगों ने बेहतर तरीके से उनको घटाया भी है। ठीक है कि वो आंकलन कम है। अच्छा, आज हम देखेंगे कि उस समय की जो दर थी 9.48 समथिंग जो भी थी, उसके बाद वो जीएसटी जोड़ के अब हम लोग समथिंग जो कर रहे हैं, उसके जो अन्य लाभ हैं हम उसको किस रूप में कहाँ उन चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, वो सारी चीजें समय समय पर फाइनेंशियल जो हम लोगों के अनुभवी लोग हैं बेहतर तरीके से आप समझ रखते हैं। मेरा तो आज के विषय में जो मुख्य रूप से कहना है, देखिए कि सरकार की मंशा मुनाफाखोरी बिल्कुल नहीं है। हमने 8 साल के अंदर ऐसा इतिहास बनाया है, ठीक है कि कई उलझने हैं कि आप आज कह रहे हैं और मुझे उसको स्वीकारना पड़ रहा है कि एक बड़ा तबका महंगाई की मार को जूझ रहा है, पर हम उसके उपाय खोजने में लगे हैं। मुझे लगता है कि आने वाला जो समय होगा, पहले कितने किंतु परंतु थे, टैक्स से लोग बचते थे, आज कुछ लोग समय समय पर आगे आए हैं और अपने खुशी के साथ में कि साहब आमदनी है तो हम लोगों का टैक्स भी होना चाहिए, खर्च भी होना चाहिए और हम लोगों को उतने लाभ भी मिलने चाहिए, चाहे वो सड़कों में हो, चाहे वो बिजली में हो, चाहे वो दूसरे सिस्टम में हो। तो मुझे लगता है कि सरकार की मंशा मुनाफाखोरी नहीं है, सरकार की मंशा है कि हम ज्यादा से ज्यादा लाभ। द्वंद्व में है, एक तरफ वो जननेता है तो इसलिए वो समझ पा रहे हैं कि जनता के स्तर पर तकलीफ तो है, दूसरी तरफ वो भाजपा के जिम्मेदार कार्यकर्ता या नेता जो भी मान ले वो भी हैं, तो वो ऐसी कोई बात कहने से बचना चाहते हैं जो पार्टी के संदर्भ में स्थिति असहज बनाए या सरकार के संदर्भ में स्थिति असहज बनाए। लेकिन हनुमा जी को और आकाश जी को ये संकट नहीं है, दोनों खुलकर खेल सकते हैं, बोल सकते हैं। आकाश जी कोई हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, उनका हस्तक्षेप लेते हैं और हनुमा जी से समाधान के तौर पर बात करते हैं। तो पहले आकाश जी आपका हस्तक्षेप। देखिए, मेरे मित्र सूरजभान जी को बता दूं, आपकी पार्टी की और मोदी साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूं, बट कुछ बातों पे आपकी मुझे ऐतराज है जी। आपने अभी बात की जीएसटी की एक रेट की, यही तो हमारा रोना है इस देश के आम आदमी का। बीजेपी की जो पहली टर्म थी उसमें यह कहा जाता था कि इसको जीएसटी में लाने का प्रयास किया जाएगा और आम आदमी को रिलीफ दिया जाएगा, और उसमें दोनों पार्टियों से मैं पूछना चाहता हूं, सितंबर 2021 में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, डॉक्टर साहब को अच्छे से याद है, उसमें एजेंडा था कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाया जाए। अगर जीएसटी में लाया जाता तो टैक्स मात्र 28% हो जाता, क्योंकि जीएसटी की हाईएस्ट स्लैब ये है। हम लोग सांस रोक के उस मीटिंग के रिजल्ट का वेट करते रहे कि कौन कौन सी पार्टी, क्योंकि जीएसटी में सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है काउंसिल में, स्टेट गवर्नमेंट के वोट भी होते हैं, उसमें आपकी पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट में, आपकी स्टेट्स में भी है, हमारी बहन की पार्टी जो भी है कुछ स्टेट्स में थी, पंजाब में भी थी उस समय, राजस्थान में भी थी, बट शाम को हमें पता चला जीएसटी में नहीं आया। तो मैं तो आप दोनों से डॉक्टर साहब की इजाजत से हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूं, जब मौका था देश के आम आदमी को रिलीफ देने का, जीएसटी में पेट्रोल और डीजल को लाने का, जो बात डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि टैक्स कम कर देते, बिल्कुल मैं समर्थन करता हूं, रेट कम हो जाते, तब मैं आप दोनों से जानना चाहूंगा किसने आकाश जिंदल जैसे आम आदमी का समर्थन किया था, क्योंकि शाम को हमें पता चला था जीएसटी काउंसिल में चीज अप्रूव नहीं हुई। तो कुल मिलाकर ये सवाल है, आकाश जिंदल जी कह रहे हैं बड़ा आसान तरीका था समाधान का, टैक्स एक लिमिट में आता। अभी जो हमने आंकड़ा बताया ये केवल केंद्रीय स्तर पर लगने वाले टैक्स का है, इसके अलावा जो वैट की दर है उसके तहत जो टैक्स वसूला जाता है वो अलग है। 100 रुपये का अगर तेल हम अपनी गाड़ी में डलवाते हैं, तकरीबन उसमें से 50 या 52 रुपये सरकार के हिस्से में टैक्स के रूप में जा रहे हैं, उस सरकार के पास टैक्स के रूप में जा रहे हैं जो सरकार इनकम टैक्स के तौर पर भी आपसे टैक्स ले रही है और बाकी दीगर चीज़ों पर भी टैक्स ले रही है। लेकिन सरकार ऐसी महंगाई की मार में भी अपनी आय में कटौती करने के लिए तैयार नहीं है। हनुमा जी आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि ये सवाल उठा देना, बोल देना आसान है, पर समाधान क्या है, इस पर कुछ कहेंगे? हिमांशु जी, समाधान तो हमने देखा था जब यूपीए की सरकार थी जी, उस समय हमने देखा था कि 14 करोड़ लोग जो थे वो गरीबी की जो रेखा के नीचे से ऊपर आए थे।
जी है ना। और उस समय हमारी जो अर्थव्यवस्था थी उसके भी हालात अच्छे थे। जी। तो एक बात मुझसे पहले आकाश जी बोल रहे थे, दो बातें मैं उनकी जो मुझे लगा कि कहीं पर उसमें मिसमैच है। एक तो ये कि यूक्रेन और रशिया के जिस तरह के जो युद्ध है या जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे हमारे देश में असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हम केवल 0.6% लिया करते हैं। और आरटीआई के जवाब में जब ये राज्यसभा में सवाल पूछा गया था तो उसके जवाब में बताया था कि हम 0.3% ही ले रहे हैं। तो वो एक बात गलत है। दूसरी चीज, मूडीज ने 17 मार्च को और कल 22 मार्च को फिच ने, इन दोनों ने अपनी रेटिंग में जो इंडिया की ग्रोथ का एस्टिमेट है उसको कम किया है, दोनों ने कम किया है जी। तो ये जो चीजें हैं ये बताती हैं कि कहीं सरकार का फेलियर है, कहीं क्या ये तो पूरा दिखता हुआ फेलियर है। निर्मला सीतारमण जी बहुत सारी बातें करती हैं जिसमें अक्सर वो लोन से लोगों की रिलीफ देने की बात करती हैं। हमने देखा है वो क्लूलेस सी नजर आती हैं जब भी बजट होता है। और बीजेपी का एक कहानी ये रही है कि आपने चरवाक दर्शन के बारे में सुना होगा, ऋणम कृत्वा घृतम पीबे। तो ऋण लेके घी पीने वाली सरकार है। आज जो हमें सामने चमक धमक दिख रही है उसके पीछे सरकार लोन में धंसती चली जा रही है। विदेशी मुद्रा हमारा कम हो रहा है क्योंकि पहले वो बढ़ा और अब जो आरबीआई है उसको इन्वेस्ट कर रही है। अब हम आगे ये भी देखने वाले हैं कि जो होम लोन है वो महंगे होने वाले हैं। तो ये सारी चीजें ये बताती हैं कि सरकार के काबू में नहीं आ रही है अर्थव्यवस्था। और सरकार खर्चीली तो है, ये तो हमने सबने देखा ही है कि सरकार के अपने खर्च बढ़े हुए हैं और सरकार वहां पर कोई कमी नहीं कर रही है, ये आपने खुद कहा है। तो कुल मिला के स्थिति ऐसी बनती है कि सरकार, हम आर्थिक रूप से कुप्रबंधन के शिकार हो रहे हैं। सीधे तौर पर अगर मैं अनुमा आचार्य जी की बात को महसूस कर पाऊं कि देश में जो महंगाई की मार है उसमें अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का अपना योगदान जो भी है, पर साथ ही साथ हम सरकार के स्तर पर कहीं ना कहीं कुप्रबंधन के शिकार हो रहे हैं। आखिरी टिप्पणी के लिए मैं आकाश जिंदल जी के पास जाता हूं कि आकाश जिंदल जी, इस महंगाई से राहत की कोई उम्मीद वर्तमान तौर तरीकों में बतौर अर्थशास्त्री, या हमें मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए? बेहतर होगा मध्यम वर्ग अपने आप को गरीबी की रेखा के नीचे लाने का प्रयत्न करे, सरकार अपने आप चिंता कर लेगी, कुछ ना कुछ भला हो जाएगा। देखिए, पहले तो मेरी बहन अनुमा जी ने बात कही है उसका मैं क्लैरिटी दे दूं। $112 पर बैरल ब्रेंट क्रूड का रेट है, तो ये तो ग्लोबल डेटा है। रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से इससे कोई जो है भाग नहीं सकता। तो इसलिए जो है जो रशिया से हम इंपोर्ट करते हैं वो डेटा रेलिवेंट है ही नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल आपके साथ हूं, सरकार की ड्यूटी है रिलीफ देना। जनता तो सरकार से चाहेगी। सरकार के पास दो तरीके हैं। पहले तो रशिया से सस्ता क्रूड मिलने की संभावना है, उसे मंगाया जाए, सैंक्शन की परवाह ना करे। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल एक्साइज कम करे, स्टेट्स वैट कम करें, चाहे बीजेपी की है, चाहे कांग्रेस की है, चाहे रीजनल पार्टीज की है। बट आई एम टोटली विद यू, जनता को रिलीफ मिलना चाहिए, क्योंकि एक तरफ उसकी कमाई कम है, एक तरफ खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। ग्लोबल इश्यूज अपनी जगह है। लास्ट में मैं कहना चाहूंगा, सरकार अपने डेफिसिट की चिंता छोड़ दे। इकोनॉमिस्ट होने के बावजूद ये कह रहा हूं, सरकारी डेफिसिट बढ़ता है, लेट इट ग्रो। आम आदमी का डेफिसिट नहीं बढ़ना चाहिए, उसकी कमाई। सरकार अपने घाटे की कम और अपनी जनता के घाटे की चिंता ज्यादा करे, ये आकाश जिंदल जी का कहना है। आखिरी टिप्पणी मुझे सूरज भांजी चाहिए। सूरज भांजी, आप स्वीकार कर रहे थे पहले चरण में कि लोग तकलीफ में तो हैं, आपसे जानना केवल इतना है, क्या इस तकलीफ से निजात दिलाने की कोई ईमानदार कोशिश आपसे हम उम्मीद कर सकते हैं? उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हम लोगों के जो एकमात्र प्रयास हैं और जिस पर हम एक बहुत फोकस कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य ही ये है कि आम आदमी को, सामान्य व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को इन सारी की सारी सुविधाओं का बेहतर लाभ मिल सके। इसमें कोई दो राय नहीं। सूर्य भाई, मैं बीच में रोकता हूं। गरीब आदमी का तो आप भला करने के लिए प्रयत्नशील हैं, मान ली आपकी बात। ये जो देश में मध्यम वर्ग है उसकी भी कोई चिंता आप में से करेगा, या मध्यम वर्ग को आप लोगों ने लावारिस ही मान लिया है? देखिए, मध्यम वर्ग सरकार में सरकार को चलाने के लिए मैं कहूं तो रीढ़ की हड्डी ही मध्यम वर्ग है जी। अगर मध्यम वर्ग की उलझन है तो सरकार को उलझन होना स्वाभाविक है। पर सरकार का जो उद्देश्य है, मध्यम वर्ग को मजबूत करना है, मुनाफाखोरी से बाहर निकालना है। अनेक ऐसे विषय हैं। आज समय कम था कि हम लोग गंभीर विषय पर गंभीरता के साथ तो हम लोग किए, तो कई विषय छूट भी गए हैं। मैं फिर कहता हूं, सरकार का जो विषय है वो मध्यम वर्ग को छोड़ना नहीं है, मध्यम वर्ग को जोड़ना है।
कि वह सरकार से जुड़ा रहे। अगर इसी प्रकार के किंतु परंतु लगे रहेंगे तो मुझे लगता है कि उलझने बढ़ेंगी और सरकार और संगठन, हम लोग चाहे भाजपा में हो सरकार में भी हैं, हम लोगों का उद्देश्य, हमारे जो गार्जियन है, हम लोगों के सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, उनका जो फोकस रहा है, मुझे लगता है कि वह फोकस निम्न वर्ग को धीरे 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 बहुत बेहतर सुविधाएं देने का है, उनकी उलझनों को कम करने का है, ना कि जो मेरे मित्र कह रहे हैं कि उनकी कमर तोड़ने का उद्देश्य हम लोगों का नहीं है। कमर तोड़ने का हमारा उद्देश्य नहीं है, ऐसा सूरज भांजी का दावा है। उनका कहना है कि मध्यम वर्ग तो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी को कैसे हम कमजोर कर सकते हैं। लेकिन जैसा दावा सूरज भांजी इस कार्यक्रम में कर रहे हैं, वैसा व्यवहार में सरकार की नीतियों में परिलक्षित नहीं हो रहा है। कि आने वाले समय में उम्मीद करें कि सरकार अपने बैलेंस की चिंता छोड़ जनता की चिंता करेगी। जनता जो इस परेशानी के दौर में महंगाई की मार से और ज्यादा हलाकान हो रही है, उसे राहत देने का कोई उपक्रम करेगी। इंतजार रहेगा सरकार की तरफ से ऐसी कोई सार्थक पहल का। देखें ये पहल कब होती है। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद।